8:30 का डाला है टाइम है। नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टॉपिक पे अपन आते हैं, और टॉपिक की बात करूं, आज टाइमिंग थोड़ा 8:30 का कर दिया था, 4-5 मिनट में लेट हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर मैं बात करूं टॉपिक के ऊपर, तो टॉपिक चल रहा था मेरे हिसाब से आपका क्या, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक मेरे हिसाब से दर्पण चल रहा था। क्या चल रहा था? दर्पण। और दर्पण के बारे में मैं लास्ट एंड फाइनल आपको बहुत कुछ बातें बता चुका था, और लास्ट एंड फाइनल एक पॉइंट और बताना था मुझे, और वो क्या होता है, वो हाल ही के एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना, और आपने सबने सुना होगा, एक होता है आवर्धन, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या होता है आवर्धन? यानी होता है, अगर मैं बात करूं कि कोई भी प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितने गुना बड़ा है, वो उसका क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ये बात याद रख लेना। मैंने कहा कोई भी प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितने गुना बड़ा है, वो उसका क्या कहलाता है? आवर्धन। लेकिन आप तो मेरी बात को सुनो, काम की बात ये आती है कि आवर्धन को हम लिखते हैं एम से। क्या लिखते हैं? एम। और आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर होता है एच डैश अपॉन एच। पहला फॉर्मूला, एग्जाम में फॉर्मूला आ सकता है, ध्यान रखना। यहां एच डैश क्या है, तो मैं बता दूं, यहां एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है मेरे दोस्तों। और H क्या है? तो H यहां है प्रतिबिंब, मतलब इमेज की हाइट ऑफ इमेज, और यहां बिंब, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, यहां H का मतलब है बिंब की ऊंचाई। लिखने का तरीका आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई H2/H1 लिख ले, वो कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिख दिया M बराबर H डैश अपॉन H। पहला, इनमें से आवर्धन का फॉर्मूला है, कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला एग्जाम में, तो आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है। फिजिक्स में यही है, फॉर्मूले से संबंधित कोई बातें आपसे पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। M बराबर H डैश अपॉन H। एक फॉर्मूला और भी होता है दोस्तों आवर्धन निकालने का, वो भी आप याद रखोगे कि M बराबर, अगर मैं कहूं, -V अपॉन U भी होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेंस में भी लिखवाऊंगा, ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन याद रखना लेंस में या माइनस नहीं आता, केवल M बराबर V अपॉन U आता है। जो दर्पण होता है, तो दर्पण के अंदर आवर्धन निकालने का सूत्र होता है M बराबर -V अपॉन U। V क्या है? सबको पता है, V यहां प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और U की बात करूं तो U आप सबको पता है कि U क्या है यहां पर, तो U यहां पर बिंब या ऑब्जेक्ट की दूरी है। कोई दिक्कत है भाई? नहीं, ध्यान रख लेना। लेकिन अब मैं बात आपको कुछ बताता हूं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम का, फर्स्ट और सेकंड, आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि आवर्धन का इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है, सही सूत्र है, या इनमें से क्या सही है, तब याद रखना M बराबर H डैश अपॉन H भी होता है, और M बराबर -V अपॉन U भी होता है। आपने मैथ में भी पढ़ा है, अगर M बराबर ये और M बराबर ये, तो क्या ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लिखने को लिखना चाहे ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि H डैश अपॉन H बराबर -V अपॉन U भी होता है। ये भी आपस में एक संबंध है। क्लियर है? जब इन चार में से 3 चीज दे रखी हो, तो आप एक चीज को भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा आपसे बहुत कम चांसेस है पूछा जाए। आप एक बार संबंध याद रख लेना, लेकिन आप याद रखो, कोई एग्जाम में फॉर्मूले से संबंधित सवाल आ सकता है, कोई इसी में से पूछ लिया जाए तो याद रखना। समझाने के लिए इसको, सवाल को करने से पहले मैं आपको यहां भी एक बात बता देता हूं। देखो सुनो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक। और आप सबको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो M का मान है ना, वो आप हमेशा किस में लोगे? माइनस में लोगे। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मैं बात करूं, तो आप सबको पता है अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा है, तीर का निशान क्या बनेगा? उल्टा। और उस स्थिति में M का मान भी यहां क्या आएगा? माइनस में। और अगर प्रतिबिंब आभासी है, आभासी है, अब ये सामान्यतः बात की जाती है भाई,
ठीक है ना। तो यहाँ वैसे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसमें प्रतिबिंब कभी कभी छोटा भी हो जाता है, लेकिन यहां याद रखने ना वो उल्टा है, इससे m का मान यहां माइनस लेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये तो हमेशा वस्तु से बड़ा होता है, तो m का मान उस स्थिति में प्लस लेना है। तो यहां भी सवाल में दे या नहीं दे, अगर आपसे कहे कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो m को क्या मान लेना अपने आप माइनस में, और अगर आभासी है तो आप m को मान लेना अपने आप सवाल के अंदर क्या मानोगे प्लस में। जैसे मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, समझ लो आप। मैं एक सवाल बोलूं आपसे, अगर कोई कहे एग्जाम के अंदर कि कोई अवतल दर्पण, कोई क्या अवतल दर्पण कोई अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। चलो, इससे संबंधित मैंने एक सवाल भी लिख दिया आपसे, ठीक है ना। यहां बुक में अगर मैं बात करूं तो आपको तो वैसे भी पता होना चाहिए कि देखो कोई अवतल दर्पण दे रखा है। पहली लाइन क्या देखोगे, अवतल दर्पण कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो दूरी वाला फॉर्मूला कौन सा था आपको पता है, ये तो ऊंचाई वाला था। ये m बराबर, मैंने कहा ज्यादातर सवाल इसी में से पूछेगा, m बराबर होता है माइनस v अपॉन u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, बिंब की दूरी, और m क्या है, आवर्धन। इस सवाल पे आ जाओ आप नेक्स्ट पर, ठीक है। मैं इधर कर दूंगा आप सवाल को, देखो सुनो, देखना इधर। अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्तों यहां क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप सबको पता है कि m बराबर हमको पता है कि माइनस v अपॉन u होता है। क्लियर। हमको क्या दे रखा है, b पूछ रहा है, u दे रखा है और m दे रखा है। कैसे, क्या क्या दे रखा है, देखो सुनो, हमको m दे रखा है कितना, 3 गुना बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, वास्तविक, और वास्तविक के लिए m का मान क्या होगा, माइनस। कल एक ने पूछा था ऑप्शन के अंदर, कुल कमेंट में देख रहा था, तो एक ने ये कहा था कि सर ये चिन्ह दे दे, तो हमको नहीं, चिन्ह तो देगा ही नहीं कभी, ये बात समझ लो, दिमाग से रख लो, है ना। कि हमको चिन्ह नहीं देगा तो हमको चिन्ह लगाने होंगे, नहीं दोस्त, चिन्ह देगा ही नहीं, चिन्ह आपको ही लगाने पड़ेंगे, ये याद रख लेना। वैसे तो मैंने आपके कमेंट में कल आपकी उपलब्धि भी देखी थी, बहुत अच्छा कर रहे थे आप, है ना, वो भी मैं देख चुका था आपको, ठीक है। ये आपकी जैसी सोच होगी ना वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। बहुत गुड लक, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे आप कल, बहुत अच्छा आप दिमाग पढ़ाई में लगा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन फालतू बातों से अगर आपका भविष्य बनता है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे ये कहूं नालायक हो तुम, नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे इतना कहने के लिए, मुझे आपसे इतना फालतू की बात करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि आपसे करूं। मैं जितना हो सके पढ़ाई पर आप जितना कर सको मेरे साथ पढ़ सकते हो, मेरे साथ फालतू बात करने के मेरे पास ना टाइम है ना आपको देने वाला हूं। समझ में आ रही बात, तो ये ध्यान रखो। बस इतना है कि आपकी सोच का, समझ का, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका मुझे पता चला, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपके लिए अच्छी, आपकी जीवन में हमेशा उन्नति हो, मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। तो m बराबर इसका क्या मान होता है, -3, ठीक है। आप मुझे बताओ अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर पर रखे बिंब का, किसका, बिंब का, मतलब u का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये भी। अब मुझे बताओ आप, एक सेकंड, इसको 3 ही रहने दो। अगर मैं बात करूं कितना u का मान, और u आपको पता है हमेशा यहां भी रखना है ये चिन्ह, तो u मान हमेशा क्या रहता है, माइनस में। अब देखो क्या करोगे, फॉर्मूले में सवाल करोगे तो m दे रखा है आपको, हाँ
m दे रखा है कितना, -3 बराबर, वो देखो फॉर्मूला बराबर, माइनस को रहने दो, v पे आ जाओ, ब्रैकेट में कर लो, v निकालना है, ये कितना दे रखा है, -10, क्लियर, -3 बटे 1 कर दूं सवाल के लिए, और आप मुझे बताओ ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया मुझे बता देना, प्लस v बटे 10 हो गया, क्लियर है भाई बात। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे v निकालना है, तो मैं इधर इधर लिख दूं क्या जगह हो, तो v बराबर -30 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्लियर है मेरी बात। आपको ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम के लिए आप लिखना चाहो तो लिख देना 30 सेंटीमीटर, तो कभी भी याद रख लेना, क्या दिक्कत थी। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है, ये चिन्ह है ना, ये बहुत गलती करा देते हैं, बहुत बार सवाल तो सीधा लगता है लेंस और दर्पण के अंदर, लेकिन चिन्ह ही गलत करा देते हैं, ये याद रख लेना। -30 सेंटीमीटर आएगा, आप देख लो कुछ लोगों की तो अभी भी करने के बाद भी गलत हो रहा है, माइनस प्लस में यही दिक्कत आएगी इसके अंदर, मैं आपको पहले ही बता दूं, चिन्ह गलती कराएंगे और चिन्ह से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत सीधा है, बहुत कम चांसेस है कोई ऐसा ज्यादा सवाल टाइप पूछा जाए, लेकिन तो भी हमको इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए, फर्स्ट और सेकंड, ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। देखो सेकंड बात, फिजिक्स में कभी भी परिभाषाएं रटी नहीं जाती है, ठीक है, ये बात हमेशा के लिए याद रख लो। आपसे कोई भी चीज पूछे आवर्धन क्या है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले काम होना चाहिए कि हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने देखा कि m बराबर तो h' है, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ये भी है। आवर्धन यानी होता है बड़ा, कोई प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना बड़ा है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको लास्ट एंड फाइनल आपको बता दिया है किसके बारे में, ये मैंने आपको दर्पण के बारे में। देख लो प्रकाश चल रहा है, तीसरी क्लास है आज, 1.5 घंटे से 2 दिन से क्लास चल रही थी, आज मेरे हिसाब से तीसरी क्लास है आपकी, और उस तीसरी क्लास में भी केवल अभी हमने एक घटना परावर्तन और दर्पण के बारे में पढ़ा है। इतने 5 या 6 घंटों के अंदर तो प्रकाश कंप्लीट हो जाता है लोगों का, ये ध्यान रख लो। जो लोग पढ़ते होंगे, जो अपनी एनसीईआरटी बुक को देख रहे होंगे, उनको यह भी पता होगा कि मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखवाई है, बस उतनी चीजें पढ़ा दी है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगली घटना पे बात करते हैं क्या आती है। तो अगली जो घटना आती है या दोस्तों एग्जाम में यह भी बहुत पूछी जाती है, और उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और अपवर्तन की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, बात को समझो। देखो वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, मैं आपको बताता हूं। देखो आप सबने परिभाषा सुनी होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, बात को समझना। मैंने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात को समझो, मैंने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और अपने पथ से क्या हो जाए, विचलित। माध्यम का मतलब क्या है दोस्तों, क्लियर याद रखो। देखो ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है। यहां भी वही बातें रहेंगी। अगर मुझसे पूछा जाए ये किरण कौन सी है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्लियर। ये बीच में क्या है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल है,
और ये निकल रही है। अब भाई परावर्तन थोड़ी हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब ये वाली किरण कौन सी है, तो आप बोलोगे इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो इफ रिफ्रैक्शन रेस, क्लियर है भाई बात। माध्यम देखो सुनो, देखो सुनो, इसका मतलब यह है कि माध्यम चेंज हो गया। ये नीचे वाला माध्यम क्या है, जल है, वाटर, और ऊपर वाला एयर है, मतलब वायु है। क्लियर। देखो अब परिभाषा को दोबारा सुनना कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम क्या है, वायु, दूसरा माध्यम क्या है, जल, क्या प्रवेश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। फिर मैंने कहा प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, क्या विचलित हो रही है, बिल्कुल। ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई, झुक गई, झुक गई, हट गई, वो बात अलग है। मैं वो कह ही नहीं रहा हूं क्या होगा, कब क्या होगा, मैं तो अभी आपसे ये कह रहा हूं। आप तो ये याद रख लेना कि पर अब उसका अपवर्तन का मतलब क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण, जब किसकी किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, माध्यम मतलब मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। ठीक है ना, यही बात देखो मैंने आपके लिए पूरी लाइन क्लियर रख दी, बस यही ध्यान रखना दोस्तों। जब मैं ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाता हूं तब भी हर लाइन को इस तरीके से क्लियर करवा देता हूं, हर लाइन को ऐसे टुकड़ों में नहीं लिखवाता मैं कि एक एक पॉइंट लिखवा दिया, उससे फायदा नहीं होता। उसका ये होता है कि आपको अब तो समझ में आ जाता है प्रेजेंट टाइम के अंदर कि ये हो रहा था, लेकिन आप बाद में नोट्स उठाते हो तो आपको ये पता है, लाइन आपके पास रहेगी तो आप पूरी तरीके से गौर करो, हर लाइन को लिखाया जाता है। इसलिए काम की बात यही है कि यहां भी मैं आपको हर लाइन आपके लिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको बात पूरी समझ में आए। मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये तो होता है अपवर्तन। अब आ जाओ दोस्तों एग्जाम की बात। क्या ये एग्जाम में परिभाषाएं पूछने वाली बात है? नहीं भाई, नहीं पूछेगा। मैं भी कह रहा हूं पहला बात कि अपवर्तन की घटना के अंदर पहली घटना क्या होती है, क्या कारण है अपवर्तन का, मैं लिख दूं अपवर्तन का कारण। अरे मुझे ये बताओ दोस्तों, ऐसा हो ही क्यों रहा था, क्या कारण था कि प्रकाश की किरण सीधी नहीं निकली? इसका कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। अरे किस में परिवर्तन, वेग में। क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए तो आप बोलोगे उस स्थिति में प्रकाश के किस में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। किस में, वेग में। कैसे? क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दो बातें होंगी, या तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा मेरे दोस्तों, या प्रकाश का वेग घटेगा। और इस कारण से ये सीधी ना निकलकर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अभी भी ये बात छोड़ो, कब घटेगा कब बढ़ेगा मैं आगे बात करता हूं। देखो सुनो, तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम का, मैं फिर एग्जाम पे आ रहा हूं कि अपवर्तन की घटना में किसमें परिवर्तन होता है, तो आप बोलोगे किसमें, वेग में। क्या और किसी में परिवर्तन होता है? होता है। जिन लोगों ने पढ़ाई को बहुत सीरियस रूप से एक एक लाइन को फिजिक्स में पढ़ा होगा मेरे साथ, तो मैंने ये भी कहा था वेग में परिवर्तन होगा, तो इस बात को दिमाग में रख लेना कि तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा। किसमें होगा, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। जिन्होंने, अगर मैं बात करूं, एक और बता दूं, यहां भी तीव्रता में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, तीव्रता।
क्योंकि यहां अब कुछ प्रकाश की किरण का पूरी अपवर्तित नहीं होती, कुछ अवशोषण भी होता है इस स्थिति में, और आंशिक अपवर्तन भी होता है इस कारण से। तो कभी भी एग्जाम का पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर करके सुन लेना, फिर मैं बोल रहा हूं, याद रखोगे, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही पूछेगा एग्जाम के अंदर। अब तुम गलती करके आते हो ना, या तुम्हारे पास, तुम वैसे इंटेलिजेंट बहुत हो, मुझे आपको पता भी चल गया कल से, तो उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हो। तो याद रख लेना कि अपवर्तन की घटना के कारण किस किस में, प्रकाश के वेग में, तरंग दैर्घ्य में और तीव्रता में, तीनों में परिवर्तन होता है। किसमें? तीनों में। एग्जाम का क्वेश्चन यही बनेगा, और नहीं हो तो एसएससी और रेलवे के कुछ पुराने पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अपवर्तन की घटना में किस में परिवर्तन होता है या नहीं होता। तो किस किस में होता है? वेग में, तरंग दैर्घ्य में और तीव्रता में। लेकिन आप पूछोगे किस में परिवर्तन नहीं होता है, तो मैं नोट डाल के यहीं लिख दूं, अपवर्तन में, अपवर्तन में आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अंदर प्रवेश भी एक ही किरण, जाती भी एक है, निकलती भी एक है, इसलिए याद रखना आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। इससे ज्यादा मैं क्लियर करके लाइन को नहीं लिख सकता। देखो फिजिक्स का फायदा पहला, लाइनें थोड़ी रटनी है, इतना मैंने बोर्ड भरा है, कोई आपको लाइन नहीं रटनी थी, आपको थोड़ा सा इसको समझना था। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको केवल एक बात याद रखनी थी कि अपवर्तन के अंदर वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता में तो परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? तो किस किस में? वेग में, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता में होता है। ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनो। अभी मेरे दोस्त, मैंने आपसे यह कह दिया कि वेग में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? वेग में। तो आपने कहा कि, आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि प्रकाश का वेग माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो बढ़ेगा या घटेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखो एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि प्रकाश है, इस प्रकाश का सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग, शुरू में टॉपिक चालू किया था तो मैंने कहा था किसमें होता है, तो आप बोलोगे सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। कितना होता है निर्वात में? तो यह भी कहा था मैंने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है मेरी बात दोस्तों? याद रखना ना, एग्जाम में बहुत पूछेगा कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में। कितना मान होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात बता चुका था, वैक्यूम, जहां कण नहीं हो, ध्यान रखना वो निर्वात है। अगली बात, क्रम क्या होता है? प्रकाश का क्रम, वेग का अगर पूछे जाए तो मैंने कहा सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। उससे कम क्रम किसमें होता है? वायु के अंदर प्रकाश का वेग। उससे कम किसमें होता है? जल के अंदर होता है। और सबसे कम पूछे अगर मैं बात करूं, जल क्या, द्रव लिख दो, ठीक है, वो गैस भी लिख सकते हो। और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो ठोस के अंदर होता है। एक सेकेंड, ठोस के अंदर होता है। ठीक है, तो क्रम पता चल गया आपको? ठीक है ना? तो आप इधर देख लो, आप ये बात आपको मैं क्लियर रूप से बता दूं कि जहां प्रकाश का वेग, दो माध्यमों की तुलना करो। कितने माध्यमों की? दो। कैसे? ये दो माध्यम है कि नहीं है? ये वायु और जल, दो माध्यम है। तो अपवर्तन में दो माध्यमों की तुलना करोगे ही करोगे, क्योंकि दो माध्यम तो यूज आएंगे ही। तो जहां प्रकाश का वेग, दो माध्यमों की तुलना करने पर प्रकाश का वेग अधिक होगा, क्या होगा? अधिक। वो माध्यम क्या होगा? वो होगा सघन। क्लियर? अगर मैं बात करूं, और जहां प्रकाश का वेग कम होगा दो माध्यमों में, वो कौन सा माध्यम होगा? वो होगा विरल। रियर होगा और एक डेंसर होगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, एक रियर माध्यम होगा और एक कैसा होगा? डेंसर। तो क्लियर रूप से याद रख लेना, जहां प्रकाश का वेग अधिक होता है वो क्या सा माध्यम होता है? सघन। और जहां प्रकाश का वेग कम होता है वो क्या होता है? विरल। इधर आ जाओ, क्रम देख लो एक बार। सर्वाधिक निर्वात, उससे कम वायु, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। देखो इधर आ जाओ, ये दो माध्यम है कि नहीं? वायु और जल। मुझे बताओ इन दोनों माध्यमों में किसमें प्रकाश का वेग अधिक है? वायु के अंदर। उससे कम किसमें? जल में।
तो प्रकाश का अगर वायु में अधिक है वेग तो इसका मतलब वायु कैसा माध्यम हो गया यहां पर? विरल। अरे कैसा हो गया? विरल। और जल कैसा माध्यम हो गया? तो सघन। अरे क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात को समझना। ये दो माध्यम है कि नहीं? दोनों माध्यमों में आपको पता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, उससे कम वायु में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम द्रव गैस में ठोस में होता है। तो बताओ इन दोनों में से किसमें वेग अधिक होगा? वायु में। मैंने कहा दो माध्यमों की तुलना करने पर जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है मेरे दोस्तों, जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है वो माध्यम क्या होगा? विरल। और जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है वो माध्यम क्या होता है? सघन। क्लियर? अब मेरी बात को इधर आ जाओ। क्लियर? तो मैंने यही तो कहा कि जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है वो सघन और जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है वो विरल। क्लियर है भाई बात? तो अभी आपको दो तीन क्वेश्चन मिल गए। एक, प्रकाश का सर्वाधिक वेग पूछे तो निर्वात में, मान पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड फिक्स है। क्रम पूछे घटता हुआ तो ये पता होना चाहिए। जिसमें प्रकाश का वेग अधिक वो सघन और जिसमें प्रकाश का वेग कम वो क्या होता है? विरल। अब मैं दो लाइनें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको दो लाइनें बोल रहा हूं, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण, अभी मैंने अपवर्तन की घटना बोली तो मैंने एक बात बोली थी केवल कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने पथ से विचलित हो जाए तो उसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है? लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं जैसे इसमें ये प्रकाश की किरण थी जो देखो अपवर्तित किरण है, ये इस अविलंब की ओर झुक गई है और कभी दूर हटेगी। तो कब झुकेगी कब दूर हटेगी ये डिपेंड करती है इस बात पर। सुनो, कब? जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण। मैं उधर एक काम करूं, नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिख देता हूं जिससे और सही रहेगा, ठीक है ना? मेरी बात को सुनना। मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण हर बात को लिखवा दूंगा, थोड़ा जल्दी मत करना, आप बात को समझना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल मतलब रियर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कुछ समझ में आया क्या? अब मैंने क्लियर कह दिया। पहले तो मैं कह रहा था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब मैं ये भी बता रहा हूं कि वो प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये फिक्स है हमेशा। प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है भाई बात? मैं ये कह रहा हूं, अब मैंने क्लियर रूप से लाइन को लिखा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे फर्स्ट वाली घटना थी वो यही घटना थी। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये कोई मीडियम का तल है, ठीक है? मैंने पहले ही कह दिया कि अगर मुझसे पूछा जाए, आप पूछोगे तो ये वाला कौन सा माध्यम होता है, तो मैं कहूं कि ये वाला माध्यम होता है वायु और ये क्या होता है? जल। अगर ये वायु जल है तो इसका मतलब ये वाला माध्यम कैसा हो गया? विरल, क्योंकि इन दोनों में से इसमें प्रकाश का वेग अधिक है और इसमें प्रकाश का वेग सघन है। इस स्थिति में तो क्या हुआ? ये डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं। इस डायग्राम का मतलब ये देख लो आप, ये स्थिति बनी, ये कोण आई है और ये समझ लो ये कोण बना, ये क्या बना? आर। तो इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि कोण आई बड़ा होगा। एक काम करो, मुझे एक और डायग्राम बनाना होगा तो मैं यहां लिख दूं क्या? इस स्थिति में तो क्या होगा कि कोण आई
कोण आई बड़ा होगा कोण किससे, आर से। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जाम पे आ जाओ। क्या पूछेगा एग्जाम में, मेरी बात को थोड़ा गौर करके सुनो। क्वेश्चन आपसे ऐसे डायग्राम थोड़ी बनवाएगा, आपसे ये पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस स्थिति में होता है प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है, सीधी निकल जाती है, या अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन कब? जब विरल से सघन। दूसरा तरीका, एग्जाम में ऐसा भी कह सकता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है, रट तो बहुत लेते हैं चीज को रटे हुए कोई भी उल्टा करता है, वो देखता है कि ये बात सबको पता है, अब थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देता है उसमें कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में होता है कोण आई बराबर कोण आर के, कोण आर बड़ा होगा कोण आई के, कोण आई बड़ा होगा कोण आर के, तो उस स्थिति में कोण आई बड़ा होगा कोण किससे, आर के। ये आपतन कोण है और यहां ये अपवर्तन कोण है। क्लियर है मेरी बात? चीजें छोटी होती हैं, बहुत बार ऐसे लगेंगे सीधी, मेरे एग्जाम में तुम कैसा कैसा दिमाग लगाते हो ये मुझे भी पता है ना, ये ध्यान रखो इस बात को। अगली बात सुनो नेक्स्ट। लेकिन अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण, अब उल्टा बोल दूं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है मेरी बात? किसी को दिक्कत है? हर लाइन क्लियर हो रही है? अगर आप बस आप थोड़ा सा आप कितना दिमाग लगाते हो ये डिपेंड करेगा। देखो ये माध्यम है, अब मैंने उल्टा कर दिया एक तरह से, ये समझ लो, आप तो ऐसे उल्टा कर दिया। अब की बार मैंने ऊपर जल ले लिया इस माध्यम में, ठीक है, मतलब ऊपर ले लिया मैंने जल ले लिया और नीचे ले लिया मैंने वायु वाला माध्यम। क्लियर? ये कोई प्रकाश की किरण ले ली मैंने और ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये यहां भी कोण क्या होगा, आई होगा, और ये कोण क्या होगा, आर। सबको दिख रहा है? अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहां जल वाला माध्यम उल्टा हो गया, ये सघन हो गया, और नीचे वाला माध्यम कैसा हो गया, विरल हो गया। और इस स्थिति में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो मैंने कहा अवलंब से दूर हट जाती, तो आपको क्लियर रूप से पता चल रहा है इस स्थिति में कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। बताओ किसी को दिक्कत है या इससे? मदन मोहन योग कतई गलत 100%। सर डाटा को सही पढ़ाओ, टेक्निकल टीम प्लीज बताना। हाँ क्या, मुझे बताओ क्या हुआ? मदन मोहन योग आई, रुको रुको रुको, क्या लिखा है मैंने? हाँ हाँ हाँ, मुझे बताना क्या हुआ। कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, तो पहली स्थिति में तो यही, हाँ पहली स्थिति में यही तो होगा कि कोण आई बड़ा होगा कोण आर से जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी। हाँ क्या जो कमेंट में, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। विरल और सघन गलत बताया है, कमेंट कोई देख रहा है क्या? भाई रिकॉर्ड में तो गलत रहना है फिर। एक सेकंड रुको, हाँ भाई एक बात सुनो, एक सेकंड मैं देख तो लूं क्या कौन क्या कर रहा है। हाँ भाई एक बार दोबारा आ जाओ आप। कोई कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। अरे 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 यार, अरे बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 ठीक है, एक बार देख लो, बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने टेक्निकल टीम, सही बात है, मैंने अभी देखा नहीं था कमेंट, बिल्कुल गलत लिखा है भाई। हाँ जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा, एक बार यार गौर करके, मैंने कमेंट देखा नहीं,
बात सही है भाई आपकी कि जहां प्रकाश का वेग अधिक होता है वो विरल होता है और जहां प्रकाश का वेग कम होता है वो सघन होता है। यहां लिखवाया सही है आपको, मैंने आपको यहां यही बोला है कि यहां प्रकाश का वेग अधिक है वो विरल है, जहां प्रकाश का वेग कम है वो सघन है। ठीक है, वो गलती से मेरे दिमाग से रह गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप बता दिया करो। बिल्कुल 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 100% राइट हो भाई। मदन मोहन ने किसने बोला था ये बात सबसे पहले? मुझे ये पता नहीं चल पा रहा। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, उनको जो मैंने पहले पढ़ाया उनको पता भी होगा मैंने। हाँ बिल्कुल वेग गलत लिखा दिया। हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक बार मैं रिपीट कर दूं, सही बोल रहा है भाई मेरे दिमाग से। आप सबको भी वैसे जो पढ़ रहे हो उनको भी पता होगा, गलत नहीं, गलत भूल गया आपको पता भी होगा। हाँ देखो सुनो क्या बोल रहा था मैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ भाई ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये लो ये। हाँ बिल्कुल मिसप्रिंट कर लेना भाई, क्लियर कर लेना इसको। जहां प्रकाश का वेग अधिक होता है वो माध्यम विरल होता है, जहां प्रकाश का वेग अधिक होता है वो विरल होता है, जहां प्रकाश का वेग कम होता है वो क्या होता है? सघन। ठीक है, बिल्कुल गौर कर गया, मुझे ध्यान रखना है। अब देखो सुनो, यहां कोई गलती नहीं हुई है दोस्तों, केवल इस पॉइंट पर, मगर ये पॉइंट तो बहुत बड़ा गलत हो गया, उससे आपको यहां कंफ्यूज होगा। ठीक है, इधर आ जाओ दोस्तों। मैं ये कह रहा था इन दोनों में किसमें वेग अधिक है? वायु। देखो समझाया तुमको सही था, बस वो गलती से उधर मुझ पर ध्यान नहीं रहा। जहां प्रकाश का वेग अधिक है, और आप सबको पता है मैं भी इंसान ही हूं आपकी तरह, और थोड़ा सा तो किसी कारण से अगर मुझे ध्यान नहीं रहा तो आप बस ये है, यही कभी कभी ऑनलाइन ऑफलाइन में चक्कर पड़ जाता है कि ऑफलाइन में ऐसा होता है, वैसे में हमेशा मेरी आदत है, आपको सबको पता हो जो लोग पढ़ते, जैसे कभी कभी किसी को, मैंने आपसे बोला कल की तरह, कभी किसी को विश्वास नहीं होता है, मैं हमेशा इस बात को ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है। देखो एक टीचर है, एक साथ 50 क्लास लेता रहता है, उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग क्या होता है, वो गौर नहीं करता उस बात पे कि इसकी बात सही बोल रहा हूंगा। मैं अगर बात करूं तो लिखने पर गौर कभी कभी नहीं रहता है। उस स्थिति में हमेशा ऑफलाइन बोलता हूं कि आप याद दिला दिया करो, हाँ सर ये गलत हो रहा है, तो उससे पता चल जाता होता भी है। लेकिन यहां ऑनलाइन में क्या हो गया कि कोई, मैं कमेंट पर थोड़ा सा, कमेंट का मैं आपको बता दूं, कमेंट मेरे थोड़ा सा दिक्कत आपको ही पता है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो इतना दिमाग नहीं कि मैं बार बार कमेंट को देखूं, तो मैं गौर नहीं कर पाता बीच चीज में, क्योंकि थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं हम एक बड़ी स्क्रीन पर कमेंट को लाने की, जिससे फिर मेरे सामने ही रहेगी ना स्क्रीन। अभी क्या मोबाइल में देखना पड़ता है, मैं आपको दोस्तों क्लियर करके बता दूं। अब मोबाइल में देखने में क्या होता है, मुझे मोबाइल के पास जाना पड़ता है, एक एक अक्षर को वहां जाके, आपको भी पता है स्क्रीन, और जब बड़ी दीवार पर स्क्रीन लग जाएगी तब और सामने होंगे तो मुझे क्लियर रूप से और पता चल जाए। ठीक है, जिन लोगों ने बताया बहुत बढ़िया किया। ठीक है ना, और यही पढ़ाई का मतलब है कि कितने लोग जिनको क्लिक ही नहीं किया उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन क्लिक करना चाहिए था। ठीक है, अब मेरी बात को मैं दोबारा क्लियर करके रिपीट कर दूं। प्रकाश का वेग अधिक होता है वो माध्यम विरल होता है, जहां प्रकाश का वेग कम होता है वो सघन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहां कोई दिक्कत नहीं हुई है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। वही लिखा है, इन दोनों में प्रकाश का वेग किसमें अधिक है? वायु में। किसमें कम है? जल में। तो जहां अधिक है, मैंने लिखवाया सही है बिल्कुल, एक विरल है या सघन है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करे तो उस स्थिति में क्या होगा, अवलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। उस स्थिति में कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर बात नहीं, आप बिल्कुल याद रख लेना, ये गलतियां नहीं है। एक बात बता दूं, पहली बात तो जो आपको लिखवाई है ये गलतियां नहीं है दोस्तों। ये क्या होता है, ये चीज को बार बार देखो, आपने पता है यहां आपको दिख रहा है, कोई चेंज थोड़ी किया अपन ने, यहां भी विरल लिखा है यहां भी सघन लिखा है, वो बात होती है कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो। अगली बात फिर काम की बात पे आ जाओ, एग्जाम की। अब तक जितना भी अपवर्तन पढ़ा है दोस्तों आपने, उसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं पढ़ी, केवल 3 पॉइंट पढ़ा है। पहला, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप ऐसे मत कीजिए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, चीजों को फिजिक्स में रटते नहीं है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अवलंब की ओर झुक जाती है या हट, नहीं, शॉर्ट में याद रखो। पहला क्वेश्चन, अपवर्तन में वेग में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करे तो अवलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में करे तो अवलंब से क्या हटेगी? दूर। क्लियर है भाई बात? एक और बात सुनो, एक अगर मैं बात करूं तो एक नया शब्द आता है जिसको एग्जाम के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना।
मैं क्लियर कर दूं आपको और मैं शब्द लिख दूं, वो क्या शब्द है? अपवर्तनान, रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है अपवर्तनांक? ये एक है वो पॉइंट जो एग्जाम में यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर अपवर्तनांक की बात करूं तो पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिख दूं कि अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग वटे माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम मतलब मीडियम में, वेलोसिटी, माध्यम में प्रकाश का वेग वेग यानी वेलोसिटी है ना, प्रकाश का वेग। मेरे दोस्त क्लियर रूप से याद रखना, अगर आपको पता हो कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात कर दिया जाए तो आप किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हो मेरे दोस्त? तो आप किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में अपवर्तनांक का फॉर्मूला अब पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरी बात, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, मुझे बताओ अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? आंसर दो, जल्दी कमेंट करो, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? वैसे तो मैंने बहुत लोगों को बता दिया तो वो सही बताएंगे, लेकिन सर देखो टेक्निकल, ये देखो साइड की पीडीएफ डालने का, वो करने का सब टेक्निकल टीम का काम है। मैंने उनसे कर दिया है, वो करते हैं, मैं केवल पढ़ा के चला जाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने उनसे आपके चीज को, मैं आपकी चीज को वहां तक पहुंचा देता हूं, वो अपने आप डाल देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल टीम में से जो मेन बंदे हैं वो अभी थोड़ा सा आए नहीं है, तो वो आते ही आपकी पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी बताओ मुझे। सोनू मीना ने लिखा है मीटर प्रति सेकेंड, कन्हैया लाल ने लिखा है कोई मात्रक नहीं होता, कोई नहीं। भगवान साई ने भी लिखा है कोई नहीं, कोई ना। हाँ भाई और कमेंट करो जल्दी। प्रदीप लिखना म्यू, बस यही तो दिक्कत है अभी, मात्रक भी नहीं। कौन कह रहा है जल में ही होती है अपवर्तन की घटना? ये किसने कहा है भाई? वो लिख रहे हैं जो अपने आप पता चल जाए, मैं अपवर्तनांक बताने वाला हूं किस किस में। कोई नहीं, ठीक है, ज्यादातर लोगों का सही है, लेकिन कुछ लोगों का वही बात है कि जिन लोगों को थोड़ा सा रट रट के पढ़ा है ना, उन लोगों को ध्यान नहीं होता, ठीक है ना। अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूं तो देखो मात्रक के बारे में एक बात सुनो, यहां भी वेग है, इधर देख लो ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो आप मात्रक होगा कैसे? वेग से वेग क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए याद रख लेना अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक का मात्रक नो मतलब होता ही नहीं है। एग्जाम का एक क्वेश्चन बन जाएगा कभी, इनमें से कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, वो अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपवर्तनांक दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लेना, एग्जाम में इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। अब मेरी बात को याद रख लेना। तो मुझे एक बात बताओ, पहला तरीका मैं इसमें आपको बताऊं कि मैंने कहा अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये हमेशा फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? अब देखो वैसे हमारा तरीका क्या है, 3 में से कोई 2 राशि पता हो तो हम एक राशि को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 3 में से हमको एक राशि पता है, क्लियर रूप से होगी। अब तो हमको इन 2 में से कोई एक, ये तो दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं, हमको ये तो कंफर्म है। अब इन 2 में से एक चीज पता चलता है, मतलब इस फॉर्मूले का उपयोग 2 कामों में कर सकते हो, एक अपवर्तनांक निकालने में भी कर सकते हो और एक उपयोग कर सकते हो प्रकाश का वेग ज्ञात करने में, ठीक है ना। तो याद रख लेना, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम में कोई सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि आपसे वो ये कह दे कांच में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एग्जाम का आया हुआ सवाल है, पता नहीं किसमें आया, मुझे याद नहीं है। कांच में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अरे क्लियर है मेरे दोस्त, ये बात आपको क्लियर रूप से पता होनी चाहिए। मैंने कहा कांच में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का क्या ज्ञात करो? अपवर्तनांक। बात को समझना। अभी देखो, एक बात हमेशा फिजिक्स में आप इस बात को याद रख लो कि जब कभी भी कोई काम करना, सवाल करना हो, तो आपका मेन काम क्या होता है कि आप एक बात याद रखो, पहले क्या निकलवा रहा है? अपवर्तनांक। इसका फॉर्मूला रख लीजिए। देखो अभी आपके पास फॉर्मूला लिखे हुए हैं मेरे दोस्त, फिर सुनना। एग्जाम में आप पे लिखे नहीं होंगे, आपको याद रखने होंगे। अभी तो आपको मैंने बोला है तो ध्यान रखने। आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा करो कि अपवर्तनांक क्या है। तो हमको पता है कि अपवर्तनांक बराबर, मैंने पहले ही लिख दिया कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। क्लियर? फिर देखो क्या क्या है, ये फिक्स है, तो हमको तो माध्यम में प्रकाश का वेग चाहिए था, तो हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है? बिल्कुल माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा है। माध्यम क्या है? यहां पर कांच दे रखा है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या लिखोगे? निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स है 3 इंटू 10⁸ बटे कांच का कितना है? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको हल करने बैठोगे तो मेरे दोस्त क्लियर रूप से बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। और आपको पता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है। उल्टा भी हो जाता, अगर आपको यह कहता कांच का अपवर्तनांक 2 है, कितना है? 2, तो बताओ इसका वेग कितना आ जाएगा? तो आ जाता। क्लियर है भाई बात? तो आपका 1.5 आ जाता। तो आपको पता है कि इस फॉर्मूले से 2 काम। तो ये भी एग्जाम में इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, कोई सवाल ऐसे नहीं ले रहा हूं, सवाल भी ऐसे ले रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक, और मैं ये भी कह दूं तुमसे, एनसीईआरटी बुक के कॉपी सवाल ही आएंगे ज्यादातर एग्जाम में। मेरी बात याद रखना इस बार के पेपर को देख के, और जब आपको पता चलेगा पेपर दोगे। बस ये भी मत सोचना, देखो एक बात बता, फिजिक्स में इतना ज्यादा भी ज्ञान मत लगाना कि एग्जाम में जाके सवाल ही नहीं कर पाओ। एक सीमा होती है पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश टॉपिक 11th क्लास की बुक में पढ़ने के लिए तो आपको क्या दिक्कत आ रही? सब कुछ पढ़ सकते हो आप तो, जो पढ़ना चाहो, लेकिन ये भी कोई कायदा नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम का सबसे बड़ा, और मेरा नहीं, आप किसी से बड़े आप इंसान से सबसे अच्छा, अगर मैं बात करूं किसी आदमी को, देखो 2 आदमी जीवन में, 2 तरह के आदमी सलाह दे सकते हैं। या तो उसका जिसने बहुत एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, एक बात ध्यान रख लेना, व्यक्ति कोई भी सलाह दे सकता है आपको, ठीक है ना, लेकिन सलाह उनसे माननी चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो आप किसी ऐसे बंदे से देखो जो बहुत बार एग्जाम में रह चुका हो, नहीं हो रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको कमजोर मत समझना दोस्त। ठीक है, वो उस दिन तक कमजोर है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका भी तो सिलेक्शन हो सकता है, तो वो उस दिन वो इंटेलिजेंट में काउंट ही हो जाएगा। ठीक है, या नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं है, ये कोई परिभाषा नहीं होती है, तो हमारे मन का एक भ्रांति होती है। ऐसे तो बहुत, अगर मैं बात करूं, मुझसे अगर पूछा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद जीवन में कुछ नहीं, लेकिन जो लोगों को बना दिया होगा उन लोगों ने। तो ये ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई एक अलग चीज है, विषय है। ये तो हम क्या है, तुलना करना, फालतू बातें करना, इनमें वेस्ट कर देते हैं। या आप ऐसे स्टूडेंट से बात कीजिए जिसका सिलेक्शन हो, तो हमेशा एक बात कहेगा कि मुझे मैटर पता था कि मुझे क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था। ठीक है, हमें यह पता होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें साइंस को, बिल्कुल सही बात है, पढ़ना है हमको, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट करें, बिल्कुल करनी है। लेकिन हम क्या वो काम तो नहीं कर रहे कि जिसको ज्यादा पढ़ने की बजाय एक ही चीज में लगे ही जा रहे हैं और वो आने वाला कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ये एक सीमा है, मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ये बात समझ लो, इससे ज्यादा आपसे सवाल होगा भी नहीं, ये गारंटी है। चाहे कितना भी कैसा भी सवाल रेलवे के अंदर आए, एग्जाम के बाद सवाल पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा आउट ऑफ, जब मुझे पता है कि हाल ही के जितने भी हैं वो एनसीईआरटी के आए हुए सवाल है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्या आरबीएससी में कुछ अलग है? नहीं। आप ये आपकी भ्रांतियों को निकालो। ये बुक अच्छी है, वो बुक, बहुत बार पूछते सर बुक कौन सी अच्छी है? बुक सब अच्छी है। क्या खराब बुक खराब होती है? क्या खराब होंगी? अपवर्तन पढ़ाओगे बुक में तो अपवर्तन क्या बोल देगा, बुक दूसरी परिभाषा बोल देगी क्या? अपवर्तन रहेगा। क्या अंतर होगा बुक में? 2 लाइनें ज्यादा या 2 लाइनें कम, बस बात खत्म। बुक अच्छी बुरी थोड़ी होती है, अच्छे बुरा पढ़ने वाला होता है। पढ़ने वाला कुछ भी कहीं से भी आके पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला, इस बार बुक खराब थी, अब इस बार पेपर बिक गया, अगली बार कुछ हो गया, अगली बार टीचर खराब था। मैंने क्यों बोला कि आप किसी के भरोसे रहोगे तो मरोगे। अगर जिंदा रहना है, अस्तित्व में रहना है, तो खुद को रहना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अब की बात टीचर की प्रॉब्लम, अरे टीचर वीचर नहीं, 2 साल तुम्हारे बर्बाद हुए, टीचर के बर्बाद नहीं हुए।
कि इस बार इस टीचर ने अरे खराब पढ़ा दिया, क्या हो गया, तुम क्या कर रहे थे, ये बताओ। सबको हलवा चाहिए कि हलवा, फिर तो सभी पास हो जाते अगर टीचरों के भरोसे सिलेक्शन होने वाला था। ठीक है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है मैंने जो पढ़ा दिया, क्यों, मैं तो जो नहीं पढ़ाया कुछ अच्छा तुमको, तुम तो तुम्हारा क्या कर रहे हो, तुम बोलो तुम्हारा क्या कर रहे हो। सब सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, क्या सुविधा नहीं है तुम्हारे पास, और नहीं है तो जिनके पास सुविधा नहीं होती उनका ही सिलेक्शन होता है। रोने से जिंदगी कटती नहीं है, रोते रहो जिंदगी भर। आपको जिंदगी को जीना है, मस्ती से जीना है, रो धो के जिंदगी सब जीते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कचरे में पड़े होकर भी जिंदगी जीता है और एक व्यक्ति आलीशान में भी जीता है। ठीक है ना, इंसान बदलना नहीं चाहिए लेकिन जीने का तरीका बदलना जरूरी है। ठीक है, इंसान अच्छा होना चाहिए, सम्मान आपको उस कचरे वाले व्यक्ति का भी करना चाहिए, वो भी इंसान है। लेकिन क्या तुम कचरे में पड़ा रहना चाहते हो? नहीं। तुम किसी को क्या उठाओगे जब तुम खुद ही नहीं उठे हो? क्या ज्ञान देते हो किसी को? तो इसलिए इसका एक ही तरीका है कि हमारे पास 2 साल एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उन 2 सालों में ये किसी के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश नहीं करें कि अब की बार हमारा इस वजह से सिलेक्शन रुक गया किसी भी एग्जाम में। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, तुम और तुम्हारा सिलेक्शन, तुम टीचर के भरोसे, तुम्हारा बगल वाला स्टूडेंट तुम्हारा सिलेक्शन कराता है, एक रूम पार्टनर सिलेक्शन करा सकता है, उसका नहीं होगा मगर तुम्हारा करा जाएगा। उसके पास ऐसा ज्ञान है, जरूरी नहीं है उसकी मैथ अच्छी है, उससे मैथ पढ़ सकते हो तुम, तुम्हारी अच्छी नहीं थी, उसकी जीके अच्छी है, उसकी साइंस अच्छी है, कुछ भी सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान तो हो पढ़ने का। ठीक है, इंसान जब तक विनम्र नहीं बनेगा ना, जब तक इंसान को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, हमको तो उल्टे सीधे कमेंट करने की प्रवृत्ति है ना। हम तो हमारे चीज को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट, आदमी भी अपने आप को दिखाता नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, वो इसका एक विनम्र तरीके से आप बात को करेगा भाई। और स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है वो सोचता है कि दुनिया को आग लगा दूंगा, फिर आग नहीं लगाता है वो। अभी तुम्हारे मन में यही रहती है अरे बस अब दुनिया में नौकरी लग गई तुम्हारा सब कुछ हो गया, नहीं भाई, फिर आप और विनम्र होगे, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा आता है, मान बढ़ता है, तो व्यक्ति और विनम्र होगा, जो विनम्र होगा वही आगे टिकेगा। जीवन का कोई सक्सेस नहीं है कि अगर नौकरी लग गई तो तुमने सब कुछ पाठ पढ़ लिया, नहीं होता है। जीवन तो जीवन है, जीवन तो ऐसे ही इतना आसान होता तो सब कुछ काट लेते, लेकिन ये एंजॉयमेंट है, सुख भी एंजॉय देता है तो दुख भी देता है। अगर दुख नहीं होता तो सुख का मजा कैसे आता कि सुख भी होता है कोई। तो ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा अपने आप को जज्बाती, अगर मुझसे पूछा जाए, खुद पर बिलीव करो, मत रहो किसी के ऊपर। बुक पढ़ो 1 2 3 4, ये मत देखो इसने 4 चीजें कम पढ़ा दी, इसने 4 चीजें कम पढ़ा दी, तुम सब कुछ पढ़ के तैयार रहो, तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो। और होगा, उसी एग्जाम को तुम दोगे और भी लड़के देंगे, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोग रह जाएंगे जो मेहनत कर। लेकिन तुम जब एग्जाम रूम में से बाहर निकलो ना, एग्जाम हॉल में से, तब सिलेक्शन हो या नहीं हो, तो मेरी तो एक ही रहती है हमेशा कि बाहर निकलते समय ये कहो कि भाई मैं इस एग्जाम के लिए जो भी कर सकता था ना मैंने किया, अब सिलेक्शन हो या नहीं हो तुमको अपने आप हो जाएगा। और जो जीवन में ऐसे होते हैं ना बंदे, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझसे स्टाम्प पे लिखा लेना, जो जीवन में मेहनत करते ना उनका जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता जो जीवन में मेहनती होते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी एक बात बोली थी कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। पहला, एक सवाल आ सकता है, ठीक है, एग्जाम का छोटा सवाल रहता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में वो सवाल ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं, टाइम कम लगे। ठीक है ना, साइंस के अंदर, क्योंकि उसको एक काम करना है, उसको सवाल करने के लिए उस पर मैथ पढ़ा है, वो मैथ में से सवाल करवा लेगा आप कितने इंटेलिजेंट हो। साइंस में वो इतना नहीं करना चाहता, कोई बड़े बड़े सवाल नहीं करवाने चाला, वो तो क्या कर रहा है कि थोड़ा क्या होता है वो भी पता है कि बहुत 70% लड़के ऐसे हैं जो साइंस को रट के जाएंगे, तो वो सवाल में पूछ लेगा ना, तो सवाल से क्या होता है कि सवाल को व्यक्ति रट नहीं सकता, तो वो अपने आप उससे आउट हो जाएगा सिलेक्शन से, तो वो काम इसलिए वो कर देता है। अब मैं ये कह रहा हूं एक इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक मैं कह रहा हूं अपवर्तनांक का क्रम। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है, ये भी मत सोचना, बहुत से लोग सोचेंगे सर टाइम प्रकाश में टाइम लगेगा, थोड़ा इससे कम टाइम विद्युत में लगेगा, इससे कम टाइम चुंबक में लगेगा, इससे कम टाइम ध्वनि में लगेगा, और टॉपिकों में कम। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टाइम भी लगता है और इसलिए मैं डिटेल से भी आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो अपवर्तनांक के क्रम की बात करूं तो आप अपवर्तनांक के क्रम में क्लियर रूप से याद रख लेना इस बात को एग्जाम के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम अपवर्तनांक वायु का होता है। वैसे एक बात बता दूं,
माध्यमों की तुलना कर रहा हूं यहां। वैसे निर्वात का कभी पूछे ना अपवर्तनांक कितना होता है, तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, क्लियर। लेकिन निर्वात कोई माध्यम है क्या? नहीं। तो माध्यमों में बात करूं तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का। इससे ज्यादा किसका होता है? तो मैं बता दूं, इससे ज्यादा होता है बर्फ का। बर्फ से ज्यादा किसका होता है? तो आप बोलोगे जल का। जल से ज्यादा किसका होता है? तो आप बोलोगे केरोसिन के तेल का। केरोसिन के तेल का। उससे इससे भी ज्यादा किसका होता है? तो आप बोलोगे तारपीन के तेल का। जानते होगे आप। तारपीन के तेल से अगर मैं बात ज्यादा करूं तो उससे ज्यादा किसका होता है? तो कांच का होता है। और आप सबको पता होगा कि कभी भी पूछा जाए कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप बोलोगे हीरे का होता है। किसका होता है? हीरे का। पहली बात, यह आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए 101%। वैसे आपको मैं आपको सुविधा के लिए बता सकता हूं कि आपको इतना तो याद ही रखना, वायु, जल, ठीक है, तेल और कांच और हीरा। 2 तेल याद नहीं रहे, हीरा याद रह जाएगा, वायु याद रह जाएगा। लेकिन अब जब इतना ही याद कर लिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि पूरा आप याद ही रख लेना इस बात को एनसीईआरटी के हिसाब से। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम, उससे ज्यादा बर्फ का, उससे ज्यादा जल का, उससे ज्यादा केरोसिन के तेल का, उससे ज्यादा तारपीन के तेल का, उससे ज्यादा कांच का, उससे ज्यादा हीरे का। वैसे रटने की जरूरत नहीं होती भाई, आपको केवल याद इतना सा रखना पड़ता है कि जो सबसे कम होता है वायु का, उसका 1.00003 होता है, ठीक है। और सर्वाधिक किसका होता है? हीरे का। उसका कितना होता है? तो इसका 2.42 होता है। यहां थोड़ा सा है, 2.42 सर्वाधिक होता है, कहीं कहीं 2.46 या लिखा मिल जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। 2.42 याद रख लेना, ठीक है। एक ही मिलेगा, या तो 42 मिलेगा या 46 मिलेगा। लेकिन ये क्लियर याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है एग्जाम के अंदर कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। और माध्यमों में सबसे कम किसका होता है? वायु। लिखने की जाए बहुत बार यही तुम रटने की कोशिश करते हो। क्या पढ़ना, आप क्या करते हो? सर अपवर्तनांक, तो इसका मैं आपको बता दूं 1.31 होता है, इसका 1.33 होता है जल का, इसका 1.44 आता है लगभग, इसका 1.47 होता है, और इसका 1.5 होता है। क्लियर। लेकिन मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप क्रम याद। क्यों? ऐसे अगर रटने लगे ना तो ऐसे तो बहुत चीजें हम कहां तक रटेंगे। एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि केरोसिन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, कोई नहीं पूछने वाला। यही ध्यान रखना, आप तो क्रम जरूर याद रखना। मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे और यहां भी बनेंगे। अभी हाल ही में बहुत लोग ऑफलाइन पढ़ते होंगे, जैसे मैं आपको बताया, आपको हर बार मैं कह रहा हूं इस बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है, नई चीज इसमें से पूछ सकता है। ऐसे उनको भी मैं बार बार एक बैच को पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि इस बार तो उस बीच में कोई एग्जाम लगी थी, पुलिस से संबंधित थी, अगर सीआरपीएफ की थी या किसी की एग्जाम लगी थी उसके अंदर, हाँ सीआरपीएफ की थी मेरे हिसाब से, तो उसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो मैंने उस बैच में कहा भी था, तो वो कह रहे थे सर वही सेम मैंने एक बात कही थी, आप सुनना। ये क्रम आपको इसलिए याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, 1 2 4 4 के ऑप्शन ले लेगा और आपसे कहेगा इनमें अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम कौन सा है या घटता क्रम कौन सा है। क्लियर। यहां अपवर्तनांक नहीं, एक बात मुझे बताओ, अगर ये अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम है, क्या मैं इस बात को यह कह सकता हूं कि प्रकाश के वेग का घटता हुआ क्रम भी है? जल्दी सोचो सोचो सोचो। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम है, तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि ये प्रकाश के वेग का घटता हुआ क्रम है। क्यों? देखो सुनो, इधर आ जाओ। अभी देखो, साइंस के अंदर पहला काम, ऐसी बात जरूर सोचनी है कि अगर तुमसे कभी एग्जाम में, तुमको तो पता ही नहीं होता, मैं बोलता ही नहीं, और ये 4 लिख देता, मैंने अभी बोर्ड को छुपा भी लिया इसलिए, और आप 4 दे देता ऑप्शन में, वायु, जल, कांच, हीरा, और आपसे बोलता प्रकाश के वेग का क्रम बताओ, तो पहले देखो यार, इस सर ने तो बताया ही नहीं था प्रकाश के वेग का क्रम इसमें से, तो आप क्या करते? वैसे मैंने आपको निर्वात वगैरह वैसे बता दिया था, लेकिन आप वैसे भी सोच के देखो, मैंने अपवर्तनांक का क्रम बताया, तो पहले ये देखो अपवर्तनांक से कोई संबंध तो नहीं है। प्रकाश, फिजिक्स का यही तरीका है, एक दूसरे का संबंध ढूंढो। तो हमने देखा अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। देखो ये तो फिक्स है, तो इससे तो कोई तुलना करनी नहीं, ये तो घटेगा भी नहीं बढ़ेगा नहीं, फिक्स मान है। अब इन दोनों की तुलना करो आपस में। इसका मतलब आपको पता हो, पहले दिन की क्लास में मैंने बता दिया, ये एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, यहां एंटी प्रोपोर्शनल टू है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा चलेंगे। तो जिधर अपवर्तनांक का क्रम बढ़ रहा है तो उसका मतलब उधर प्रकाश का वेग क्या होगा?
घटेगा ही घटेगा। इसलिए अगर ये जो लिख रहे हैं ना, इनमें पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है, तो आप बोलोगे हीरे के अंदर, और सर्वाधिक इनके अंदर, सर्वाधिक निर्वात में होता है, लेकिन मैं इन माध्यमों में पूछे तो सर्वाधिक किसमें होता है, वायु में। किसी को दिक्कत है क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने सवाल भी बता दिया आपको एग्जाम में कि कैसे पूछेगा। 4 दे देगा ऑप्शन में, 2 दे दे, 3 दे दे, 4, और आपसे या तो वेग का क्रम पूछेगा या अपवर्तनांक का क्रम पूछेगा। तो आपको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये बात याद रख लेना, एग्जाम के लिए आपसे पूछा जाए तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। तो आप ये यहां याद रख लेना कि कभी भी आपसे कहे कि सर्वाधिक अपवर्तनांक, ये तो डायरेक्ट याद रखना, लिखा हुआ भी है कि सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है वो हीरे का होता है। क्लियर है भाई? बात याद रख लेना, ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात आ जाओ, अगला पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो इस अपवर्तन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आते हैं अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होते हैं क्या नहीं होते। अगर मुझसे पूछा जाए दोस्तों, ये वही घिसे पिटे क्वेश्चन हैं जो पहले रेलवे में बहुत आते थे, अब सबको पता है। क्या आपको पता है इनके बारे में? मैं ज्यादा कांच में डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। ठीक है, एक बार मैं उदाहरण लिख दूं। सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल है, अरे कांच में लिख दिया, पानी में। ठीक है, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना है ना। एक ये भी याद रख लेना, पानी में डूबे हुए सिक्के का पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ऊपर उठा हुआ क्या दिखाई देना। तीसरा, अगर मुझसे पूछा जाए तो एक बात याद रखना, रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए जो लिख रहे हैं वो साथ साथ ही लिख लेना। तुम्हारे चक्कर में मुझे खुद को ज्यादा लिखना पड़ता है ना। टिमटिमाते हुए दिखाई देना। और चौथा पॉइंट, आधी गलती इसीलिए होती है, बहुत लाइनें लिखनी पड़ती है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। और अगर मैं बात करूं सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का, लाल मत बोल देना भाई, लाल प्रकीर्णन होता है, सूर्य का 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद में दिखाई देना। चलो दोस्तों, क्लियर है भी बात? तो आप एग्जाम में चारों एग्जाम्पलों को याद रखोगे। एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, कांच पानी में कर दिया मैंने आपको। ठीक है, तो पानी में डूबी हुई पेंसिल कांच की जगह, तो मेरी गलतियां मत देखो। ठीक है, पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए दिखा देना, और सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद दिखाई देना। यहां ध्यान रखना, सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद दिखाई देना था। मतलब एक दिन में 4 मिनट का अंदर हो जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। याद रखना। देखो, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, आपको पता है वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं इस तरीके से, सौरमंडल, समतल मंडल, इनके घनत्व अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या होता है, जब
तारों का प्रकाश एक ही होता है, कोई चमक टिमटिमाता नहीं है भाई। वो तो इसमें से जब निकलता है ना परतों में से, तो बार बार अपवर्तन होता है, उसके कारण आपको वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे। अपवर्तन होगा तो कभी दूर हटेगी, कभी पास, कभी दूर, तो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही पानी में कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो आपको वास्तविक स्थिति में न दिखाई देकर उभरा हुआ दिखाई देता है। कोई सिक्का है अगर इस पानी के अंदर पड़ा है, तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये उसकी वास्तविक स्थिति ये वाली है, तो वो वास्तविक स्थिति में ना दिखाई देकर थोड़ा सा, अगर मुझसे पूछा जाए तो उभरा हुआ इधर दिखाई देता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति को निशाना लग, जैसे कोई मछली है, मछली को पकड़ना है अगर जल के अंदर, अगर मैं बात, एक्सिमो प्रजाति के लोग होते हैं मछली को बर्फ के ऐसे पकड़ने के लिए इस भाले का उपयोग करते हैं, तो उन लोगों को इस बात का पता है, अपवर्तन की घटना का उनका भी ज्ञान है कि वो इसका अगर निशाना लगाना चाहेंगे ना, तो वो जो दिख रही है ना उस जगह पे नहीं लगाएंगे, उसके क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सिमो प्रजाति के द्वारा मछली का निशाना लगाने के लिए वो लगाएंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, उसी स्थिति में जहां दिख रही है तो क्या लगाएंगे, नीचे, क्योंकि वो तो आपको उभरी हुई दिख रही है, इस स्थिति में है तो यहां पर ना, तो क्लियर रूप से आप याद रख लेना। कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, ये अपने पढ़ने से, थोड़ा दिमाग लगाने से, क्या पूछ रहा है समझने से, तो ये उदाहरण आप याद रख लेना, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी अपवर्तन से एक टॉपिक आता है, आपको मिलता है नया टॉपिक, जो ध्यान रखना इसी अपवर्तन का पार्ट है, और वो क्या है तो आप सबको पता है कि वो है लेंस। ठीक है ना। अगर इस लेंस की बात करूं, मेरी बात को सुनना, क्यों इसका पार्ट है तो मैं क्लियर कर दूं इसका रीजन, पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि लेंस किस पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे किसके सिद्धांत पर, अपवर्तन के। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो क्या बोलोगे, अपवर्तन। तो लेंस और दर्पण का फर्स्ट अंतर है ये कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अरे यार हाँ, रूल लिखवा दूं आपको, रूल नहीं लिखवाए है ना, हाँ कुछ लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको रूल लिखवा दूं, एक सेकंड, मेरे हिसाब से आपके रह गए थे, मैंने उदाहरण पहले ले लिए ये, और याद रख लेना आप अपवर्तन के नियम, रूल है ना दोस्त, ये और रख लेना आप याद। मैं इधर ले लूं, बैक ले लूं, आपको फर्स्ट लाइन में यहां रह गई मेरे हिसाब से, ये मैंने अपवर्तन बता दिया था आपको, सब घटनाएं बता दी थी अपवर्तन में। अब अपवर्तन के कुछ नियम भी याद रख लेना, दो नियम है, मैं आपको बता दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नियम, एक यहां भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है रूल के अंदर, उसको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पहला रूल की बात करूं तो आप सबको यह पता है कि आपतित किरण ठीक है, आपको समझने के लिए एक डायग्राम यहां बना दूं है ना मैं, इधर को, ये कौन आई है, और ये कौन क्या है, आर है। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, मैं ये कह रहा हूं आपतित किरण, और एक कौन सी है, अपवर्तित किरण। डायग्राम तो आपको मैंने पहले भी काफी बनवा रखे हैं, अपवर्तित किरण, और एक लिख रहा हूं मैं अविलंब, अविलंब, तीनों, चलो ये याद रख लो, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। ये आपतित किरण है, ये आप सबको पता है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अवलंब। तीनों ने तल, तल मतलब ये सरफेस, कितना यूज लिया है, एक। बहुत बार दिक्कत होती है, लोग कहते हैं सर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, क्या दिक्कत है, लेकिन तल समझते हो, तल तो कितना यूज, अरे अब परावर्तन में भी सेम पॉइंट था, टकरा कर चली गई, लेकिन किस तल से, एक ही तल से टकरा कर गई, तल चेंज कब होता, ये एक और तल बना दिया मैंने, यहां वायु था, यहां जल लिख दिया, या कांच लेता, और ये घटना यहां से चल के और अपवर्तन की यहां होती, तब मैं कहता एक और दो तल यहां यूज लिए, नहीं, आगे घटना होगी ना तो फिर वो अलग अपवर्तन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे काउंट होगा। तो अभी मैंने ये कहा कि इस स्थिति में क्या होगा, तल कितना यूज लिया आएगा, एक। दूसरा यहां एक आता है, क्लियर रूप से याद रखना, एक नियम आता है कि आपतन कोण की ज्या। देखो एक बात समझ लेना, एक शब्द आता है, मैं आप बता दूं, मैं लिख दूं पहले हिंदी में, आपतन कोण की ज्या, ज्या लिखा है ज्या,
और इसको लिखते हैं साइन आई से। आपको सबको पता हो मैथ के अंदर जब ज्या शब्द आता है उसके लिए क्या लगाते हैं साइन, और कोज्या आता है तो उसके लिए लगाते हैं कॉस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपतन कोण की ज्या कितना साइन आई है कि नहीं, ये आपतन कोण है और इसकी ज्या होगी तो क्या होगी साइन आई। और दूसरा यहां अपवर्तन हुआ है तो इसका मतलब अगर अपवर्तन कोण की ज्या कहे तो आप बोलोगे कितनी साइन आर। तो दूसरा नियम यह कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या इनका अनुपात मतलब यह नियम है साइन आई वटे साइन आर, इन दोनों का अनुपात बराबर किसके होता है, कांस्टेंट या नियतांक के होता है। इनका मान, नियतांक का मतलब होता है यहां इनका मान निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। तो और इस नियम को क्या कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक था स्नेल जिसने इस नियम को दिया था, तो याद रखना इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त। तो कभी भी तुमसे कभी भी मैं क्लियर रूप से कहता हूं अपवर्तन के कोई नियम एग्जाम में नहीं पूछेगा, ना कोई तरीका पूछेगा, बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, ऐसे ऑप्शन देगा तब तुम याद रख लेना साइन आई बटे साइन आर का अनुपात बराबर नियतांक। ऑप्शन में जहां मिल जाए वो किसका नियम है, उस नियम को किसने दिया था, स्नेल ने दिया था, क्योंकि इन दोनों के अनुपात का बराबर एक नियतांक निश्चित मान होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का मान 1/2 आ जाए इसका मतलब यह है तो ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाले का अनुपात का मान 2 ही आएगा, किसी भी सूरत में आए तो वो मतलब इन दोनों का मान निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए पहला नियम आपतित किरण अपवर्तन, अरे विवर्त, देखो फिर मैं जल्दीबाजी कर रहा हूं, किसने पढ़ाया तुमको विवर्तन क्या होता है, विवर्तन पढ़ाया जाएगा। प्रकीर्णन क्यों तुम तक नहीं बोलूंगा तब तक तुम्हारे मन में ऐसा, प्रकीर्णन बताऊंगा क्या पूछ सकता है प्रकीर्णन में, मैं आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाऊंगा, अभी आपको व्यतिकरण बताऊंगा। अरे आप पढ़े क्या हो, अभी पढ़ाऊंगा, अब देखो आप। ठीक है, वो छोटे छोटे पॉइंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि एक टांग यहां से पकड़ी पूंछ यहां से पकड़ी, नहीं। टॉपिक आपको लेंस क्यों चालू किया था, क्योंकि लेंस अपवर्तन का सिद्धांत पर कार्य करता, तो अपवर्तन का ही पार्ट लेंस है, उसको अलग से नहीं कि बुक में अलग से रखा तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मेरे वो मुझे पता है कौन सी चीज कहां कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखो मेरे हिसाब से। तो आप तो इतना सा याद रखना नियम, मैं फिर बोल रहा हूं कुछ भी याद मत रखो, रटने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। आप तो स्नेल का नियम कभी पूछे तो क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ मेरी बात पर जो मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट यहां पर, क्योंकि लेंस इसी पर कार्य करता है, ये अपवर्तन का ही तो टॉपिक है, ये तो मैं अलग से हेडिंग डाल रहा हूं, वरना है तो किसका पार्ट है। अगर लेंस की बात करूं तो है तो इसी का पार्ट है लेंस। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लेंस में ये बोला क्लियर रूप से कि लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप याद रख लेना कि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, देखो एक बात बता दूं, मैं आपसे पहले भी पता है जिन लोगों को, मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको चाहूं तो इस साइंस को कितने दिन भी पढ़ लो, पर ये थोड़ी अपन को काम की चीजें पढ़नी है, जो एग्जाम में काम से ज्यादा आप जो पढ़ते हो ना, लोग पढ़ा रहे हैं उससे आप 4 गुना ज्यादा चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक रेलवे ही नहीं है, मैं तो रीट को भी पढ़ा रहा हूं, आरएस को भी पढ़ा रहा हूं, सबको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास तो आप जितना पढ़ सको उतना, लेकिन आप इतना याद रख लो कि आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा, तो इसलिए बहुत सी चीजें आपको वो बताई जा रही है जो उनको भी नहीं पढ़ी जाएंगी, इसलिए आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश किया करो। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, अपवर्तन। तो मैं ये कह रहा था आपको अभी क्लास में कि दर्पण और लेंस में एक अंतर तो ये क्लियर पता चल गया। कभी भी आपसे पूछा जाए दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कभी लेंस पूछे किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। एक बात बताऊं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है, क्या लेंस के एक साइड में पॉलिश होती है? आप सबको पता है कि लेंस के एक साइड में पॉलिश नहीं होती। दूसरा अंतर, यह हमेशा याद रखो कि दर्पण होता है वो एक गोले से मिलकर बना होता है। आपको चाहे मैंने इस तरीके से अवतल बनाया हो, ठीक है, चाहे मैंने इस तरीके से उत्तल बनाया हो दर्पण, इन दोनों को ये बनाएगा गोला, ये भी बनाएगा गोला। क्लियर। लेकिन ये एक गोले से मिलके बने हैं। क्लियर। जबकि लेंस देखो, उत्तल लेंस ऐसा होता है, अभी मैं बनाऊंगा, और अवतल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, आप इसको बढ़ाओ तो ये गोला बना, इसको बढ़ाओ तो ये गोला बना, इसको बढ़ाओ तो ये गोला बना, और इसको बढ़ाओ तो ये गोला बना। इसका मतलब क्लियर है ये बात भी
कि लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, जबकि दर्पण की बात करूं तो यह हमेशा एक गोले से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब ये बातें कोई लिखने की थोड़ी होती है एग्जाम के लिए, दिमाग में रखने वाली है कि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब मैं आपको काम की बात बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को मैं ऊपर लिख दूं, है ना, जिससे मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, अपवर्तन के सिद्धांत पर। हाँ भाई, तो मैं दोस्त ये कह रहा था कि जो लेंस होता है ये दो प्रकार का होता है, आप सबको पता है। एक लेंस होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्लियर? और इसी का दूसरा नाम बोलूं तो इस उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, और एक लेंस की बात करूं तो एक कौन सा होता है, तो एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं अवतल लेंस, और इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? इंग्लिश वही रहेंगी लेकिन थोड़ा सा समझ लेना। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत हो रही है तो क्लियर समझ लेना इस बात को। आज के बाद कभी मत करना इस बात को कि दर्पण का उल्टा लेंस होता है, ऐसे समझो। दर्पण का उल्टा लेंस होता है भाई, लेंस में भी उत्तल अवतल है और दर्पण में भी उल्टा। क्या हुआ? देखो, आप देखना, ये उत्तल लेंस है क्या? इस उत्तल लेंस को आपको पता होगा कि जब उत्तल दर्पण में था ना, तो इस उत्तल दर्पण को इसको अपसारी बोला था, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, नाम उल्टा हो गया। और अवतल दर्पण था ना, जब उसको अभिसारी बोला था, लेकिन जब अवतल लेंस हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया अपसारी। और यहीं से गलती होना चालू होती है। पहली तो नाम कैसे याद रखोगे तुम एग्जाम तक? तुम चारों को याद रखने की पूछोगे, इसको इसको बोलते हैं, तो एग्जाम में वो होगा, वो होगा, ऐसा ही होगा, निश्चित मान लेना। परी का क्या है? दर्पण को याद कर लो, और दर्पण में ऐसे ही सोच लो, जो चीज मैंने अवतल दर्पण में उसका नाम लिखा उसका उल्टा हो जाएगा। आपको ये तो पता है अभिसारी अपसारी, मैं अवतल दर्पण को अभिसारी लिख रहा हूं तो अवतल लेंस को क्या लिखूंगा? अपसारी। और अगर उत्तल दर्पण को मैं अपसारी लिख रहा हूं तो उत्तल लेंस को क्या लिखूंगा? अभिसारी। क्लियर? नाम उल्टा तो काम भी उल्टा बिल्कुल होगा, वो जो उनका काम होगा वही करेंगे। तो पहला सुनो, सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताऊं उत्तल लेंस का, तो पहले तो डायग्राम, ये डायग्राम ये उत्तल लेंस का है, और अगर इसकी बात करूं तो ये किसका है, तो आप बोलोगे ये डायग्राम है अवतल लेंस का। ठीक है, अब मैं ये लिखाऊंगा थोड़ी, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। इस डायग्राम की परिभाषा यहीं से कि उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला, वो बीच में से पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा। ठीक है ना, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखने की कोशिश थोड़ी करूं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान रखने में। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनो। सेकंड पॉइंट, अगर उत्तल लेंस की बात करूं एग्जाम में तो नाम क्या है? अभिसारी। मतलब उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। ठीक है, और वहां क्या लिख रखा है? अवतल लेंस में अपसारी। अपसारी मतलब क्या करता है? पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं मुझे, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। बताओ मेरे दोस्त, किसी को दिक्कत है? ये केंद्रित कर रहा है, सेंटर्ड कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस। जैसे अगर मैं बात करूं, जब उत्तल लेंस इस तरीके से, देखो ये इसके अंदर भी इस तरीके से मुख्य अक्ष होती है, और यहां अगर मैं बात करूं लेंस के अंदर, देखो थोड़ा सा मैं एक बात बताता हूं आपको, इधर देखो, आपको पता है कि मुख्य फोकस था दर्पण के अंदर, यहां भी मुख्य फोकस होगा F, लेकिन यहां अंतर, एक को F1 बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? F2। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि आपको पता है यहां गोले कितने बने? 2, तो मुख्य फोकस, क्योंकि यहां वक्रता केंद्र भी 2 बनेंगे, एक 2F1 बनेगा और एक बनेगा 2F2। क्लियर? देखो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं, जब दर्पण के अंदर गोला एक था तो वक्रता केंद्र भी एक, मुख्य फोकस भी एक। यहां गोले जब दो, एक इसका बनेगा एक इसका, तो यहां बस अंतर है, पहले को F1 बोल दिया, दूसरे को F2 बोल दिया, इधर 2F1 इधर 2F2, इधर याद रख लो, इधर 1 वाले इधर वाले 2। तो जब यहां देखो, यहां भी ऐसा होता है, मैं क्लियर कर दूं, जब प्रकाश की किरण टकराती है ना इससे ये देखो इस दर, तो ये ऐसे मिल जाती है एक जगह इकट्ठी होकर इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है, यही बता दिया। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं, नॉर्मली आपको बात करूं, इसमें क्या होता है यही ध्यान रख लो। इसमें देखो,
ये मुख्य अक्ष, यहां भी सेम स्थिति होगी, दो गोले हैं तो एक F1 और इधर वाला 2F1। एक बार दोबारा और बता दूंगा मैं आपको, चिंता मत करना, एक इसके साथ समझ लेना। यहां F2 और ये क्या होता है 2F2। चलो क्लियर है दोस्तों। यहां मैं एक बात यहां भी बता दूं, जब इस पर प्रकाश की किरण टकराती है, ये देखो ये टकरा गई, तो ये क्या करती है, इस तरीके से मुड़ती है। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। और बताओ इससे अच्छा क्या समझाता आपको, बात को समझ लेना, लेकिन रटना नहीं है, कोई लाइनें डायग्राम वगैरह ऐसा नहीं। आप तो याद रख लो कि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करेगा, उत्तल वाला और अवतल वाला फैलाएगा। इतना सीधा नहीं है, अभी नाम लिख रखा है तो आपको पता चल रहा है। एग्जाम में उत्तल देगा तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, मिस प्रिंट गलती मत करना आप चीजें। यहां गलतियां नहीं होती, यहां कंफ्यूज होते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं, गलतियां होती है आदमी को पता ही नहीं होता, और एक होता है पता तो होता है लेकिन उससे क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में खुद दिमाग में रखो कि नाम उल्टे हो गए इनके। अगली बात, अगर उत्तल लेंस की बात करूं तो मैंने कहा नाम उल्टे हुए, तो इसका मतलब क्लियर था कि मैंने कहा कि इनके काम भी क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, तो देखो सुनो क्या, अगर उत्तल लेंस की बात करूं तो इसके बारे में याद रखना ना कि इसमें एक पॉइंट और लिख रहा हूं, सामान्यतः वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें बात करूं तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। देखो यहां भी काम हो गया उल्टा। आपको ध्यान हो तो अवतल दर्पण, सुनना मेरी बात को, अवतल दर्पण था उसमें वस्तु को बड़ा देखने में यूज कर रहे थे, लेकिन अवतल लेंस को वस्तु कैसी दिखाई देगी, छोटा देखने में यूज करेंगे। और उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी दिख रही थी और उत्तल लेंस में वस्तु क्या दिखती है, बड़ी। बात समझ में आ रही है भाई बात, तो ये बात क्लियर रूप से याद रख लेना, इस बात को आपको ध्यान। अब देखो मैं एक तरीका बताता हूं, एग्जाम का एक क्वेश्चन तुमसे क्या करेगा एग्जाम में, डायरेक्ट वो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उसको डायरेक्ट ऐसे ना पूछकर वो ऐसे पूछेगा, मुझे किसी वस्तु को बड़ा देखना है। मैं लिख दूं, मुझे शॉर्ट में लिख रहा हूं, मुझे किसी वस्तु को कैसा देखना है, बड़ा देखना है, तो मैं इनमें से उपयोग करूंगा। पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उत्तल दर्पण, ऐसे दे देगा ऑप्शन में, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। थर्ड पॉइंट, ठीक है, अवतल हो गया, उत्तल। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। और चौथा ऑप्शन आ गया अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। मुझे आंसर दो, इन चारों में से क्या आंसर देखना है। मैं सवाल को दोबारा बोल रहा हूं, मुझे वस्तु को बड़ा देखना है तो मैं इनमें से उपयोग करूंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख दिया। आप मुझे ऐसे लिख के दो, क्या आएगा। डी डी सब लिख रहे हैं। 4 यश यादव 4, डी डी बेरोजगार प्राणी भी है इसमें। वेरी गुड, सोनू कुमार, राजेश। ठीक है, ज्यादातर लोगों का क्लियर है। अरे क्लियर है, बिल्कुल बात सही है भाई, आप सबको पता है। आप देख लो भाई, मैं अवतल, अब देखो सोचने वाली बात है। एग्जाम में मुझे तो कुछ याद ही ना मुझे, लेकिन आप देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम में सोचने का तरीका, तुम बिल्कुल जाके, तुमको याद तो था, मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तुम सोचोगे कैसे, ये सोचो। एग्जाम में तो हम भूल गए। यही तरीका होता है, जहां कंफ्यूजन होता है, चाहे जीके पढ़ो चाहे कोई भी सब्जेक्ट, वहां उसकी दिमाग में रख लो कि ये कंफ्यूजन एग्जाम में भी रहेगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, गलतियां पता हो उसको सुधारो। आपको पता चल गया कि यार ये ऐसा हो सकता है, अब मैं क्या करूं एग्जाम में। देखो दर्पण और लेंस में एक बात क्लियर रूप से याद रख लो, एक चीज आपको दिमाग में हमेशा याद रखोगे कि गाड़ियों के जो बगल में दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, सबको दिमाग में रहेगा। और गाड़ियों के बगल में उत्तल दर्पण होता है, इसमें वस्तु कैसी दिखती है, छोटी। क्लियर। अब एक ही पकड़ा
जब उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी दिख रही है तो इसका उल्टा है कि अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। आपने वही दिमाग लगा दिया। आप दिमाग में रख लो कि इसी का उल्टा होगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु छोटी दिख रही है तो इसका मतलब अगर उत्तल लेंस होगा तो इसके अंदर वस्तु कैसी दिखेगी, बड़ी, इसका उल्टा। और अगर अवतल लेंस होगा तो इसमें वस्तु क्या दिखाई देगी, छोटी। बताओ किसी को दिक्कत हुई क्या? ये आप दिमाग रखोगे तो आप सबको पता होगा कि ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, फोर्थ इसका आंसर जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु बड़ी दिखती है और उत्तल लेंस में भी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। क्लियर? तो ऐसा ही कभी पूछा जाए, ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, मैंने उसके सामने आपसे कहा भी है कि ध्यान रखना, आपको क्लियर रूप से उसका समतल में ही रख लेना आंसर, ठीक है, समतल दर्पण। अगली अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको कुछ बातें बता दी हैं जो आपको क्लियर इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए और एग्जाम में इसके बारे में इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपसे पूछा जाए। तो ये मैंने आज आपको कम से कम इन चीजों के बारे में, लेंस के बारे में, अपवर्तन के नियम बता दिए, उदाहरण बता दिए आपको, अपवर्तनांक का क्रम बता दिया आपको, ये जितने भी सवाल थे और जो बचे थे वो सब कुछ बता दिए। आप बहुत कम पढ़ पाते हो एक दिन में अगर मुझसे पूछा जाए, मगर आपको एक एक चीज, लेकिन आप ये मत देखिए, आप इस क्लास को इस तरीके से लीजिए कि मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, चाहे तुम पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन तुमको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि तुम एक बार पढ़ चुके हो और अब हम रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन की दृष्टि से हर चीज को रटने की बजाय आप ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप इस चीज को, अगर मैं बात करूं, याद करने की कोशिश करो, साथ साथ में इसको याद करते रहो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करा रहा हूं, लेकिन बस इतना है, मुझे कल आपसे बहुत निराशा हुई। जिन लोगों की ये कल जो हरकत थी उनको आप चेंज कीजिए कमेंट में। कमेंट का मतलब नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया करो। मैंने आपसे कहा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे, आप कोई सवाल संबंधित आपको मैं बता नहीं पा रहा हूं या आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं मिलता इतना टाइम, तो मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हो, लेकिन व्यवहार में चेंज लाइए। अगर नहीं लाओगे तो अगर मैं कहीं चेंज ला गया तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, चीजों को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जब खुद खुश रहूंगा तो तुमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा। लेकिन जब मेरा ही, अगर आपके व्यवहार देख के कि आप पढ़ने वाले ही नहीं हो, मुझे पता है इसमें 90% पढ़ने वाले हैं, 2-4% हर जगह रहते हैं, बस उनको फर्क कितना है, वो छुपे हुए हैं अभी, क्योंकि उनको देख नहीं सकते। क्लास में तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिस तरीके से था, क्योंकि फालतू को 1 मिनट लगती है उसको बाहर निकालने में। लेकिन चलो, हमारे लिए, मेरे लिए सब स्टूडेंट है, मैं तो सबको चाहता हूं आप सबका भला हो, लेकिन जीवन में थोड़ा सुधार लाइए और कोशिश कीजिए जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसको साथ साथ में हम रिवाइज करते जाएं, ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद दोस्तों।